पृथ्वी का 3/4 भाग जल से भरा हुआ है। फिर भी इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग पानी की समस्या से ग्रसित रहते हैं। कभी-कभी तो पानी की खोज में मीलों दूर चलना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला ज्यादातर पानी खारा होता है, जो पीने, सिंचाई तथा धुलाई के लिए ठीक नहीं होता। इन जरूरतों के लिए हमें स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी का केवल 2% है। स्वच्छ जल नदियों, झीलों, तालाबों, हिमनदियों तथा जमीन के अंदर पाया जाता है, परंतु इसका केवल 25% भाग ही हमारे काम आ पाता है। बर्फ, भाप या चट्टानों के अंदर पाया जाने वाला पानी इस्तेमाल नहीं हो पाता। नदियों, झीलों आदि का पानी हमें आसानी से मिल जाता है। इसी वजह से इस पानी का इस्तेमाल हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। यही वजह है कि ज्यादातर इंसानी सभ्यताएं नदियों के आसपास ही पनपती रही हैं। बाद में इंसान ने जमीन के अंदर के पानी को भी निकालना सीखा। इस तरह मनुष्य ने नदियों से दूर रहना सीखा। यह एक अच्छी बात थी, क्योंकि इस तरह इंसान किसी भी जगह पर रह सकता है। पर इसके कुछ खराब पहलू भी हैं, जैसे कम गहराई वाले कुएं या पंप के पानी का इस्तेमाल करना, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए इंसान की जिंदगी में नदियों की महत्ता बनी रही है। हम नदी के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए, नहाने के लिए, धुलाई के लिए, सिंचाई के लिए और रोजाना के दूसरे कामों के लिए करते हैं। हम जानते हैं कि पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। पानी की आवश्यकता पृथ्वी में रहने वाले छोटे बड़े सभी प्राणियों को पड़ती है। बिना पानी ये धरती चांद की तरह बंजर और प्राणविहीन हो सकती है। जलीय पौधों में इसकी मात्रा 95 से 99% होती है। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं कि मनुष्य के शरीर में लगभग 75% पानी होता है, अंडों में 74%, तरबूज में लगभग 95% पानी होता है। यहां तक कि सूखी लकड़ी में भी 10% पानी होता है। पानी के बिना हम किसी भी इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र की कल्पना ही नहीं कर सकते। इकोसिस्टम एक आत्मनिर्भर इकोलॉजिकल इकाई है, जैसे जंगल, तालाब, झील या समुद्र आदि। इन सभी पारिस्थितिक तंत्रों का अस्तित्व पानी की ही वजह से होता है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के अलावा इनमें से अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र केवल तभी चल सकते हैं जब स्वच्छ पानी उपलब्ध हो। यहां पर एक सवाल उठ सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र के घटकों को पानी किस प्रकार प्राप्त होता है। बात यह है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला पानी कभी भी स्थिर नहीं होता। यह हमेशा गतिशील होता है तथा चक्र में घूमता है। इस परिभ्रमण को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जल चक्र कहते हैं। पानी कहीं भी हो, चाहे मनुष्य के शरीर में, पेड़ पौधे या जानवरों में, मिट्टी में, समुद्र, झील, नदी या तालाब में, उसका वाष्पीकरण होता है। भाप बनकर पानी वातावरण में मिल जाता है, जहां से वर्षा, ओले और बर्फ की रूप में यह फिर जमीन पर वापस आ जाता है। इसका बड़ा हिस्सा समुद्र में गिरता है, बाकी पृथ्वी पर। पृथ्वी से पानी झीलों, नालों और नदियों में चला जाता है। नदियों का पानी समुद्र में मिल जाता है। मिट्टी से वनस्पतियां पानी सोख लेती हैं। जमीन के अंदर का कुछ पानी हम लोग निकाल लेते हैं और कुछ पानी नदियों, झीलों और समुद्रों में मिल जाता है। इस प्रकार पानी का यह चक्र सदा चलता रहता है। जल चक्र में नदी का बहुत महत्व है। नदी पानी को इकट्ठा ही नहीं करती, बल्कि उसे दूर तक अपने साथ ले जाती है। उदाहरण के लिए गंगा नदी 2500 किलोमीटर से भी अधिक लंबा रास्ता, गोदावरी 1400 किलोमीटर से भी अधिक तथा कृष्णा नदी भी लगभग इतना ही रास्ता तय करती है।
इलाहाबाद में गंगा में मिलने से पहले यमुना नदी भी लगभग 1400 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करती है। अगर हम किसी नदी का निरीक्षण करें तो हम पाएंगे कि बहुत अधिक संख्या में लोग नदियों के किनारे, कस्बों, शहरों में रहते हैं। यदि हम यमुना नदी का ही उदाहरण लें तो देखेंगे कि बहुत से शहर एवं कस्बे इसके आसपास बसे हुए हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, मथुरा और अन्य कई शहर। इसके अलावा और बहुत से गांव भी इसके किनारे बसे हुए हैं। यमुना नदी के किनारे बसे लोग यमुना से प्राप्त पानी को रहन सहन के बहुत से कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीने के लिए, सिंचाई के लिए, धुलाई और साथ में औद्योगिक कार्यों के लिए भी। नदी से पानी निकाला जाता है, फिर भी हम देखते हैं कि यमुना में पानी बराबर रहता है। यदि हम इसको इलाहाबाद में संगम पर देखें तो इसका बहाव लगभग उतना ही है जितना दिल्ली पहुंचने से पहले होता है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि नदी से पानी बराबर निकाला जाता है, फिर भी नदी में पानी का बहाव किस तरह बना रहता है? इसका उत्तर यह है कि नदी से जिन क्षेत्रों को पानी मिलता है, उन क्षेत्रों से ही फिर पानी नदी में वापस आ जाता है। यह गंदा पानी घरेलू कामों में इस्तेमाल हुआ पानी हो सकता है या फिर औद्योगिक कार्यों के बाद। घर में इस्तेमाल करने के बाद के गंदे पानी को सीवेज या मल कहते हैं, जबकि उद्योग में इस्तेमाल होने के पश्चात गंदे पानी को एफ्लुएंट या वही स्राव कहते हैं। इस प्रकार नदियों का पानी प्रयोग के बाद फिर नदियों में ही जा मिलता है और नदी का बहाव बराबर बना रहता है। लेकिन क्या इस प्रकार पानी की वापसी को हम पानी की रिसाइकलिंग या पुनरावृत्ति कह सकते हैं? नहीं, हम इसे पानी की पुनरावृत्ति नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम इस्तेमाल के लिए नदी से पानी लेते हैं तो वो अच्छी अवस्था में होता है, और जब वही पानी नदी में वापस जाता है तो साथ में कई प्रकार की गंदगी तथा नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को साथ में ले जाता है। जैसा कि हम कह चुके हैं, नदी में वापस हुआ दूषित जल दो प्रकार का हो सकता है। एक तो घरेलू इस्तेमाल के बाद का पानी और दूसरा औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल हुआ पानी। घरेलू दूषित जल में रसोई का गंदा पानी या साबुन, डिटर्जेंट तथा उत्सर्जित जैसे अन्य पदार्थ हो सकते हैं, जबकि औद्योगिक कार्य में इस्तेमाल के बाद पानी में तरह तरह के पदार्थ शामिल हो सकते हैं, जो कारखानों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किए गए कच्चे माल और उत्पादन के बाद फेंके गए गंदे कचरे पर निर्भर करते हैं। एक तो फैक्ट्रियों और कारखानों में हजारों प्रकार के रसायन इस्तेमाल होते हैं, जिनके पानी में मिलने की संभावना बनी रहती है। दूसरे कुछ उद्योग एक और प्रकार के प्रदूषण को भी जन्म देते हैं, जिसे ऊष्मा प्रदूषण कहते हैं। दरअसल पानी का इस्तेमाल मशीनों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। फैक्ट्री के बाहर आने वाला पानी अपने साथ बहुत सी गर्मी लेकर नदी में पहुंचकर ऊष्मा प्रदूषण का कारण बनता है। थर्मल पावर प्लांट ऊष्मा संबंधी प्रदूषण के लिए खूब अच्छी तरह जाने जाते हैं। नदी के आसपास कृषि योग्य भूमि से भी पानी बहकर यमुना में आता है। ऐसा दो कारणों से होता है। एक तो सिंचाई के लिए आवश्यकता से अधिक पानी के उपयोग की वजह, और दूसरे वर्षा के जल का कृषि योग्य जमीन से होकर नदी में आना। यह पानी अपने साथ मिट्टी के कण नदी में लाता है। अगर मिट्टी में खाद अथवा कीटनाशक की अधिक मात्रा है तो वो भी इस जल के साथ बहकर नदी में आ जाती है, जो प्रदूषण का कारण बनती है। इसको रोकने के लिए मिट्टी की जांच करनी जरूरी है और वैज्ञानिक ढंग से खाद एवं कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए, ताकि मिट्टी में ये अधिक मात्रा में बचा न रह जाए। विशेषकर बरसात में एक दूसरे तरीके से भी यमुना नदी में प्रदूषण होता है। इसका कारण है मिट्टी का तेज कटाव। नदी के पानी में मिट्टी के कण बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हिमालय में पेड़ों का कटना इसका मुख्य कारण है। बरसात में नदी का पानी ऐसा दिखाई देता है जैसे कीचड़ हो,
फिर भी ये प्रदूषितता या अशुद्धता ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि हम इसे आसानी से देख लेते हैं और हटा भी सकते हैं। इस समस्या का सही समाधान यह है कि पहाड़ों में पेड़ों को काटने से बचाया जाए। वहां पेड़ों की नई पौध लगाई जाए, जिससे मिट्टी का कटाव रुके और नदी का पानी दूषित होने से बच सके। घरेलू माध्यमों से प्रदूषित जल ज्यादा हानिकारक नहीं होता, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो नदी में बिना किसी प्रभाव के सम्मिलित हो जाते हैं। नदी के पानी में कुछ बैक्टीरिया तथा अन्य जीव ऐसे होते हैं जो इसके हानिकारक प्रभाव को खत्म कर देते हैं, परंतु यदि घरेलू प्रदूषित जल को नदी में ज्यादा मात्रा में छोड़ा जाए तो इसमें हानिकारक तत्वों की फिर से पुनरावृत्ति होती है। लेकिन औद्योगिक प्रदूषणकारी तत्वों के साथ समस्या है, क्योंकि वे आमतौर पर दिखाई नहीं देते, इसलिए दूषित जल को भी लोग इस्तेमाल में ले आते हैं। मिनामाटा की बीमारी से आप परिचित होंगे, जो पारे के इस्तेमाल से होती है। इस नाम की उत्पत्ति जापान के मिनामाटा की खाड़ी से हुई, जहां 1939 में एक फैक्ट्री ने दूषित जल के साथ पारे को खाड़ी में छोड़ा। सन 1953 में इस क्षेत्र के पक्षी और वहां की बिल्लियां बुरी तरह से प्रभावित हुईं। सन 1956 में विशेषज्ञों द्वारा तांत्रिका रोग का विकास इस क्षेत्र के लोगों में पाया गया और 1959 में बहुत से लोग इसके कारण मौत के शिकार हो गए। ये सब इस तरह हुआ कि पानी में व्याप्त पारे को छोटी वनस्पति और छोटे जानवरों ने सोख लिया। छोटी वनस्पति और छोटे जानवर जब अन्य वनस्पति और जानवरों की खुराक बने तो पारा उनके शरीर में पहुंच गया। वनस्पति और जानवर मछलियों द्वारा खाए जाने पर पारा मछलियों के शरीर में भी पहुंचा और यही मछलियां जब पास के क्षेत्र वाले लोगों द्वारा खाई गईं तो मिनामाटा की बीमारी उत्पन्न हुई। इसी तरह अन्य रासायनिक पदार्थ भी पानी में मिल जाते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं, जैसे पानी वनस्पतियों या मछलियों के द्वारा। ऐसा संभव है कि इन हानिकारक तत्वों का प्रभाव तुरंत दिखाई न पड़े, जैसा कि मिनामाटा के मामले में हुआ। यमुना में कई प्रकार के उद्योगों का अवशिष्ट आता है, जैसे चीनी उद्योग, कीटनाशक उद्योग, फर्टिलाइजर उद्योग, रासायनिक उद्योग, कपड़ा उद्योग, धातु संबंधी उद्योग आदि। इन उद्योगों का गंदा अवशिष्ट नदी में मिलता है। कार्बनिक तत्व मुख्यतः नगर निगम के क्षेत्रों से इकट्ठा होते हैं। कार्बनिक तत्व पानी में मिले ऑक्सीजन को हटा देते हैं, जिससे नदी के पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पानी में ऑक्सीजन की कमी से और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता से बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि की बढ़ोतरी में मदद मिलती है और इनके बढ़ने से डायरिया, हैजा, पेचिस, मियादी बुखार, पोलियो आदि रोग उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि आवासीय क्षेत्रों में जहां यह दूषित जल इस्तेमाल किया जाता है, ये बीमारियां अधिक होती हैं। यमुना नदी जहां-जहां से गुजरती है, इसके पानी का उपयोग किया जाता है। इसमें शहर और कस्बों के अलावा किनारे बसे बहुत से गांव भी शामिल होते हैं। शहरों में पानी की सफाई की कुछ व्यवस्था होती है, लेकिन गांव में यह सुविधा भी नहीं होती। निगम संस्थानों के द्वारा पानी की सफाई के बाद भी इस बात का पूरा आश्वासन नहीं रहता कि पानी से मिले रोगों के कीटाणु, जो कई समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, समाप्त हो गए हैं। और जहां तक रासायनिक प्रदूषण का सवाल है, पानी की सफाई के तरीकों में इनको हटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। परिणाम यह है कि हम यमुना से अपेक्षित साफ पानी लेते हैं, जो पानी वापस डालते हैं वो गंदा होता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे जैसे नदी अपनी यात्रा तय करती है, यमुना का पानी खराब से खराब होता जाता है। अब सवाल यह है कि यमुना में मल एवं कचरा कहां से आता है। दिल्ली नगर निगम एक ऐसा संस्थान है जो बहुत अधिक मात्रा में मल तथा कचरा यमुना में डालता है। प्रायः अन्य शहर व कस्बों का भी यही हाल है।
यमुना नदी अपनी यात्रा के आखिरी दौर में इलाहाबाद के निकट प्रतिदिन लगभग 70,000 लीटर गंदगी ग्रहण करती है। प्रायः कुछ उद्योगों को छोड़कर जो यमुना के किनारे स्थित हैं, बाकी सभी उद्योग अपने वही स्राव को यमुना में छोड़ते हैं। इनमें तरह-तरह के हानिकारक तत्व होते हैं। इस प्रकार यमुना का पानी प्रयोग में लाया जाता है और जब यह फिर यमुना में वापस जाता है, तब यह पानी नहीं रह जाता, बल्कि इसमें तरह-तरह के मल एवं प्रदूषणकारी तत्व होते हैं और इसके जिम्मेदार यमुना के पास वाले शहर, कस्बे और उद्योग हैं। सवाल यह है, क्या इस समस्या का कोई हल है? हम यमुना से स्वच्छ जल लेते हैं और वापस गंदा पानी डालते हैं। इसमें संदेह नहीं कि यमुना का बहाव बना रहता है, लेकिन यह पवित्र और स्वच्छ यमुना नहीं रह जाती। इस प्रकार यमुना ने स्वयं एक बड़े नाले का रूप धारण कर लिया है। क्या इस स्थिति को बदला नहीं जा सकता? इसका हल अवश्य हो सकता है, जो ज्यादा कठिन नहीं है। यदि मल एवं दूषित जल को यमुना में छोड़ने से पहले उचित तरीके से साफ कर लिया जाए, तो इस समस्या का निदान हो सकता है। यह उपचार क्या है? शोधन के तरीके में कई चरण होते हैं। पहला चरण प्राथमिक शोधन का है। इसमें ठोस तत्वों को थिराव के द्वारा या निथार कर तथा कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा अलग किया जाता है। गंदा पानी कई प्रकार की अपवित्रता से मुक्त हो जाता है। फिर गंदा पानी द्वितीय शोधन प्लांट में लाया जाता है। द्वितीय शोधन दो प्रकार से हो सकता है। पहले को एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कहते हैं, जहां गंदे पानी को हवा युक्त किया जाता है और बैक्टीरिया को इसमें बढ़ने दिया जाता है, क्योंकि हवा की उपस्थिति में ही बैक्टीरिया बढ़ते हैं। बैक्टीरिया कचरे को समाप्त कर देते हैं और इस तरह से पानी साफ हो जाता है। दूसरी विधि ट्रिकलिंग फिल्टर विधि कहलाती है। ट्रिकलिंग फिल्टर विधि से गंदे पानी को पत्थरों से भरे चबूतरे में से रिसने के लिए डाला जाता है, जहां कीटाणु उत्पन्न होते हैं और वे प्रदूषणकारी तत्वों को समाप्त कर देते हैं। हां, द्वितीय शोधन में कीटाणु मुक्त करना भी सम्मिलित है। पानी में क्लोरीन मिलाने से कीटाणु मर जाते हैं। ज्यादातर प्रदूषण प्राथमिक और द्वितीय शोधन पर समाप्त हो जाता है। यदि आवश्यक हो तो तृतीय शोधन भी हो सकता है। यह एक जटिल विधि है और प्रायः यह आवश्यक भी नहीं। प्राथमिक और द्वितीय शोधन प्रदूषण को काफी हद तक समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार अगर मल या वही स्राव को सही तरह से शोधित कर दिया जाए, तो यह प्रदूषण मुक्त हो सकता है, और अगर यह वापस नदी में जाता भी है, तो वस्तुतः हम इसे नदी के जल की पुनरावृत्ति कहेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में नदी के जल पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत सरकार ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जल अधिनियम 1974 और पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 लागू किए हैं। वे संस्थाएं जो जल प्रदूषण करती हैं, जैसे नगर पालिकाएं और उद्योग जो वही स्राव को नदियों में डालते हैं, ऐसे कदम उठाएं कि वे जल के प्रदूषण का कारण न बने। इन अधिनियमों के अंतर्गत अनेक वही स्रावों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। ये मानक इस बात को स्पष्ट करते हैं कि किसी वही स्राव में कितनी मात्रा में ऐसे तत्व हो सकते हैं जो प्रदूषण करते हैं और जिनकी सीमा इनसे ऊपर जाती है। इन कानूनों को लागू करने के लिए जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए केंद्रीय बोर्ड और राज्य स्तर के बोर्ड भी बनाए गए हैं। फिर भी असलियत यह है
कि यमुना में बहुत मात्रा में बिना शोधन, अनुपचारित औद्योगिक बहिस्राव और घरेलू दूषित जल हर रोज छोड़ा जाता है। यही कारण है कि यमुना वह यमुना नहीं रह गई है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। हम सब यही चाहते हैं कि यमुना का जल शुद्ध और बिना किसी प्रदूषण के हो, लेकिन सही तस्वीर ये नहीं है। परंतु हम केवल यमुना नदी के बारे में ही क्यों अफसोस करें, जबकि हमारे देश में अनेक नदियों की स्थिति इससे अच्छी नहीं है, बल्कि कुछ नदियां यमुना नदी से भी ज्यादा दूषित हैं। ये बनाए गए कानून केवल किताबों में ही रह जाते हैं और वे संस्थान जिनके द्वारा ये प्रदूषण होता है बराबर ऐसा करने में लगे हैं। जो लोग इन नदियों के पानी पर निर्भर हैं, इस प्रदूषण की वजह से परेशान हैं। गंगा में हुए प्रदूषण ने हाल ही में ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और सरकार ने भी उसकी सफाई का कार्य हाथ में लिया है। इस दिशा में आम लोग भी काफी योगदान दे सकते हैं। एक तरफ तो वे स्वयं नदियों तथा जल के दूसरे स्रोतों के प्रदूषण का कारण न बने, जैसे कि किसी भी जगह पर कूड़ा कचरा इत्यादि फेंकने की आदत को छोड़ दें, खुले स्थानों को शौचालय के रूप में इस्तेमाल करने की गंदी आदत छोड़ दें, स्वयं साथ ही साथ जिस स्रोत से पानी प्रदूषित हो उसका उपयोग बंद कर दें और उसके उपचार के लिए उपाय करें। जहां तक सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उन संस्थानों का प्रश्न है जो प्रदूषण करते हैं या करने देते हैं, उन्हें आम लोग इस बात पर बाध्य कर सकते हैं कि वह बिना उपचार किया हुआ गंदा जल या मल किसी नदी, तालाब, झील, समुद्र में या जमीन पर न डालें। कई बार प्रदूषण के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, उन्हें सरल उपायों से रोका जा सकता है, जैसे पानी को उबालकर या छानकर इस्तेमाल करने से कई प्रकार के प्रदूषण को दूर किया जा सकता है। इस तरह न केवल हम पानी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, वरन मनुष्य को गंदे पानी से उत्पन्न होने वाली अनेकों बीमारियों के अभिशाप से भी बचा सकते हैं।